गुड आफ्टरनून भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम एकलव्य कंटेंट से क्रांति। मध्यकालीन भारत की शुरुआत हमने कर ली है। पहली क्लास में हमने क्या किया था, मध्यकालीन भारत के अंदर जो विषय वस्तु पढ़ी हमने, सिलेबस डिस्कशन किया, भी हम पूरे मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने बताया आपको, पहले तो हम जो अरब और तुर्क आक्रमण है वो पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल के बाद क्या होगा, भी कुछ दक्षिण भारत के भी राज्य रहेंगे, दो को हम प्रमुखता से पढ़ेंगे, किसको, विजयनगर साम्राज्य को और एक बहमनी साम्राज्य को। इन्हीं के साथ दो आंदोलन है उनको भी पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन और भगती आंदोलन। फिर क्या होगा, इन सब के बाद हम शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य को। किसको, मुगल साम्राज्य को। वैसे मैंने आपको बताया था भी हम मध्यकालीन भारत को जब पढ़ते हैं तो 712 से लेके कुछ 1757 तक पढ़ते हैं, कुछ 1707 तक। हम 1707 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब का समय कहां तक रहेगा, 1707 तक। 712 से 1707 का क्या पढ़ेंगे, हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। 1707 से 1757 का पीरियड है, उसको कहते हैं उत्तर मुगल काल। क्या कहते हैं, उत्तर मुगल काल। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको आधुनिक भारत में जोड़ लिया जाता है। अभी किस में ऐड कर लिया जाता है, आधुनिक भारत में। कुछ लोग 1757 से स्टार्ट करते हैं, कहां से, 1757 में। क्या ऐसी कोई देखो मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम काल का दूसरे काल में एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या हुआ, बीच में कैसी कोई घटना घटेगी जो क्या करेगी, उन दोनों में डिफरेंस पैदा कर देगी, ठीक है। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, हर काल के बाद मैंने बताया भी ऐसी एक घटना होगी जिससे क्या होगा, उस काल में और उस काल में क्या हो जाएगा, अंतर। अभी कल हमने पढ़ा भी 712 में क्या होगा, आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम का। इससे क्या होगा भी, भारत के अंदर क्या है कि मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म की एंट्री हो जाएगी, और जैसे एंट्री होगी समाज में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं, किससे, प्राचीन भारत से, ठीक है। ऐसे ही 1757 में एक युद्ध होगा, कौन सा, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। उसके बाद किसकी शुरुआत हो जाएगी, भारत में अंग्रेजों की जो नींव है वो थोड़ी ताकत, जो अंग्रेजों की थोड़ी बढ़ जाएगी। तो वहां से फिर अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी समाज की जो धारणा है वो भारत में आनी शुरू हो जाएगी। वहां से हम किसकी शुरुआत करेंगे, आधुनिक भारत की, ठीक है। और फिर 1950 तक चलेगा। कब तक, 1950 तक। जब तक हमारा संविधान लागू होगा तब तक आधुनिक भारत चलेगा। उसके बाद फिर हम किसको करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। वहां से लेके अब तक हम किस में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके आज तक का जो भारत है उसकी सारी डिटेल उसके अंदर रहेगी। और पढ़ेंगे कहां तक, आज तक की कुछ कुछ चीजें, लेकिन लास्ट तक कहां पे, 1991 तक। कहां तक, क्या हुए थे 1991 में, 1191 में हुआ था वो। 1991 में मैंने 3-4 बार जिक्र किया इस चीज का, एलपीजी रिफॉर्म का मैंने जिक्र किया आपके सामने। किसका, एलपीजी रिफॉर्म का। क्या होते हैं एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में कांग्रेस की सरकार होगी, उस वक्त क्या होगा, मनमोहन सिंह क्या करेंगे, अपनी जो उदारीकरण की नीति है उसका अनुसरण करेंगे और भारत की इकोनॉमी को खोल देंगे वो। इससे पहले आपको मैंने बताया था भी पूरे भारत के अंदर क्या था, भी सुई से लेकर जहाज तक कौन बनाती थी, सरकार। कुछ एक कंपनियां थी जो भारत के जो काम करती थी। 1991 के बाद क्या होगा, बाहर से कंपनियां आनी शुरू होंगी और क्या होगा, भारत एकदम से बूस्टअप कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, चीन और भारत के अंदर इतना ही डिफरेंस रहा था। जो उदारीकरण की नीति हमने 1991 में अपनाई, चीन ने वो 1970 के दशक में अपना ली थी। इसलिए वो गैप है वो 20-30 साल का जो हमारे और चीन के बीच में, वो इतना ही फर्क है। एक लेवल पे 1970 से पहले, 1970 का जो दशक था, वहां पर हम और चीन एक ही लेवल पे थे। जैसे हम थे, जैसी हमारी इकोनॉमी थी, वैसी ही चीन की इकोनॉमी थी। लेकिन चीन ने क्या है, क्योंकि वहां पे देखो भारत में क्या चल रहा है, अब भी गणतंत्र चल रहा है, वहां पे सरकार कैसी है, चीन के अंदर कैसा शासन चलता है, तानाशाह नहीं कह सकते हम उसको, राजतंत्र भी नहीं कह सकते, समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो। कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम पढ़ेंगे, कभी मौका लगा तो मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, तो मोटे मोटे डिफरेंस है वो आपको बता दूंगा इकोनॉमी के, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे किसकी, मोहम्मद गोरी की, और इनके साथ जो राजपूतों के संघर्ष हुए हैं उनके बारे में, ठीक है।
क्योंकि मोहम्मद गजनवी तक हमने पढ़ लिया था। अब किसकी शुरुआत करेंगे? मोहम्मद गौरी की। 3 आक्रमणकर्ता होंगे, पहला था अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, 2 होंगे तुर्क, एक तो मोहम्मद गजनवी, एक मोहम्मद गौरी। ठीक है, गौरी गजनवी के बारे में हमने कल पढ़ा था भाई। ठीक है, कब से आक्रमण शुरू करेगा गजनवी भारत पे? पहला आक्रमण कब होगा? 1001 में। ठीक है, सबसे पहला 1001 में। कहां पे करेगा? सिंध के आसपास एक हिंदू शासित जगह होगी जहां का शासक होगा जयपाल, उस पर क्या करेगा? वो आक्रमण करेगा। और सबसे फेमस कौन सा रहेगा उसका? सोमनाथ का। कब हुआ था? 1025 में। कब? 1025 में। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और बताया था, भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं आएगा, जब हम हरियाणा के संदर्भ में पढ़ेंगे तब उस युद्ध का जिक्र आएगा। थानेश्वर पे एक आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी 1014 के अंदर। ठीक है, कहीं पे 14 मिला, कहीं पे 16 मिल जाएगा आपको। वो हम पढ़ेंगे कब? जब हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पता है थानेश्वर किसकी राजधानी थी भाई? किस वंश की? हर्षवर्धन की। ठीक है, किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। एक और राजधानी बनाता है हर्षवर्धन, कौन सी? कन्नौज। क्यों बनाता है सर? पीडीएफ ऐड नहीं की इसमें? मुझे लग नहीं रहा, एक ही पेज दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, कल हमने पढ़ा था। ठीक है सर, सॉरी सर, सॉरी। मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मोहम्मद गौरी के बारे में। आएगा कहां से? अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान में जैसे गजनी साम्राज्य है, मोहम्मद गजनवी था, तो पूरा गजनवी जो साम्राज्य था, गजनी था, उसके अंदर छोटी छोटी रियासतें काम करती थी। ठीक है, क्या करती थी? छोटी छोटी रियासतें। उसी में से एक रियासत होगी, कौन सी? गौर रियासत। कौन सी? गौर रियासत। उसी का शासक होगा कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इतना डिटेल में ध्यान में नहीं रखना भी कब शासक बना था। ठीक है, ऐसी जानकारी कम पूछी जाती। ध्यान में आपने रखने केवल युद्ध या उसके युद्धों के प्रभाव हमारे समाज पे क्या पड़े। कहानियां पता होनी चाहिए, चीजें वही याद करनी है जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो गौरी कहां का शासक था? गौर रियासत का। कौन सी का? कहां पे है ये? अफगानिस्तान में। कहां पे पड़ती है? अफगानिस्तान में। मैंने आपको बताया नीचे की तरफ जब हम बात करेंगे, कहां पे? जो नीचे वाला क्षेत्र है, अरब सागर और हिंद महासागर वाला क्षेत्र, वहां पर हमले बहुत बाद में शुरू होंगे। पहले सारे हमले किस तरीके से होंगे? स्थल के मार्ग से ही। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से। 2 दर्रे होंगे प्रमुख जहां से युद्ध होंगे हमेशा। जो भी आक्रमणकारी आएगा विदेशी जो भी आक्रांत आएंगे विदेश से, वो कहां से आएंगे? कौन से दर्रे से आएंगे भाई? 2 दर्रों के नाम मैंने आपको बताए थे। हाँ, खैबर दर्रा और दूसरा था गोमल दर्रा। ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ते हैं दोनों के दोनों दर्रे। दर्रों का पता ही आप सभी को, दर्रा होता क्या है पता है ना सबको? कौन बताएगा फिर? धर्मवीर बताएगा। दर्रे क्या होते हैं भाई? शिवानी? सवीना। हाँ, शिवानी तो आगे बैठती है, वो है। ठीक है, हाँ। पहले नदियां बहेंगी, नदियां काट काट के पूरे पहाड़ को एक बड़ा एरिया बना देगी। फिर जैसे नदी ने अपना रास्ता बदल दिया तो वो रास्ता तो वहां पर रहेगा, लोग उसको क्या कर देंगे? अपने सहूलियत के लिए, आने जाने के लिए यूज करना शुरू कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं सबसे अधिक दर्रे जब मैंने आपको पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में, उसमें दर्रे हैं वो सारे या तो जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पे मिलेंगे आपको। या जैसे अब हम नीचे की बात करेंगे दक्षिण भारत में, तो महाराष्ट्र की साइड पहाड़ियां वहां पे, या फिर नीचे केरल की साइड, वहीं पे दर्रे मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दर्रे केवल पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखना कि जो मोहम्मद गौरी है इसकी पहली पराजय होगी भाई। ठीक है, किससे लड़ते हुए? भीम द्वितीय से। ठीक है, 2 युद्ध पड़ते हैं मोहम्मद गौरी के। कौन कौन से? त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का
दूसरा युद्ध। इतनी ही जानकारी हम लेते हैं किससे? मोहम्मद गौरी से, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेनी भी नहीं। जिस लेवल का पेपर आपने तैयारी करनी है उसमें यही, ठीक है। तो अच्छा, एक तराइन का, सॉरी, ये चंदावर का युद्ध, इसमें कहानी हम बताऊंगा मैं आपको, फिर आप बताना भी ये कहानी सही थी या गलत थी, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी है, कहाँ का शासक है? गौर रियासत है कहाँ की? अफगानिस्तान की, ठीक है। ये आएगा कहाँ पे आक्रमण करेगा सबसे पहले? भीम जो द्वितीय है ये गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था? गुजरात का। और ये हरा देता है किसको? मोहम्मद गौरी को। हार जाने के बाद वापस चला जाता है कौन? मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब इससे क्या होगा भाई, धीरे धीरे क्या है, मोहम्मद गौरी फिर आक्रमण करेगा, और उसका सामना किससे? अब देखो गुजरात है, थोड़ा सा मैप से बता देता हूं आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे किसका शासन था? यहां पे अजमेर और दिल्ली में। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब चौहान वंश और उनके बारे में बताएंगे तब बताऊंगा मैं सारों का। अजमेर और दिल्ली पे शासन था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। अजमेर पे डायरेक्ट रूप से, दिल्ली में इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। क्योंकि अजमेर में क्या था? पृथ्वीराज चौहान था। उसी वक्त तोमर वंश का एक शासक था अनंगपाल, जो नाना था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। अनंगपाल के बारे में कहा जाता है भी अनंगपाल क्या था? उसकी संतान नहीं थी। तो जो क्षेत्र था सारा, उस पर शासन किसका चल रहा था? अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वीराज चौहान का। तो अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र, इस पे किसका कब्जा था? चौहान वंश का, पृथ्वीराज चौहान का। अब यहाँ पे क्या है? इस क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है भीम, गुजरात में भीम प्रथम आएगा, भीम द्वितीय आएगा, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, गुजरात के जो वंश हैं इनके बारे में, क्योंकि जैसे ये पढ़ेंगे इसके बाद में आपको कुछ राजवंश बताऊंगा हर्षवर्धन के बाद। हर वंश के बाद मैंने आपको कुछ कुछ राजवंश बताए हैं। जैसे गुप्त काल खत्म हुआ, उसके बाद मैंने काफी सारे आपको राजवंश बताए थे। मौर्य काल खत्म हुआ, उसके बाद भी मैंने कुछ राजवंश आपको बताए। ऐसे ही हर्षवर्धन के बाद ऐसी कोई शक्ति नहीं थी प्रमुखता से कहाँ पे? भारत के अंदर, जो उत्तर भारत में क्या कर रही हो? राज। तो वो पूरा क्षेत्र क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है? राज करेंगे। चौहान वंश आएगा, परमार वंश है, ठीक है, चंदेल आएंगे, इस तरीके से कुछ आप आ जाएंगे असम की साइड, वहां पे बंगाल और असम में सेन शासक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका शासन है? चौहान और तोमरों का, ठीक है। दिल्ली पे तोमर, यहाँ पे चौहान, और दोनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन शासित कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान। अब इतने बड़े क्षेत्र पे शासन कर रहा है कौन? अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ना मिले आपको, तृतीय मिल जाए तो भी वो ही रहेगा अभी, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जिसको हम पढ़ते हैं वो ही क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दोनों युद्ध आएंगे तराइन के, उसमें कौन होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय मिल सकता है आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तृतीय आ जाए तो कोई और होगा। से एक ही व्यक्ति के दो नाम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? शासन, और इससे तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये भीम से हार गया कौन भाई? गौरी। अच्छा, अब ये बताओ, एक छोटे शासक से कोई हार गया तो वो किसी दूसरे की गर्दन पकड़ेगा? अपने पड़ोस में लगा लें आप, ठीक है, कोई कमजोर सा व्यक्ति है, हमने उसको छेड़ दिया, ठीक है, उसने हमें पीट दिया भाई, उसी के पास में कोई तकड़ा पहलवान रहता हो, हमारी मत पड़ेगी पहलवान को पकड़ने की भी? तो ऐसा इसके साथ हुआ भी, इसने सोचा भी यहां से इसकी गुद्दी पकड़ते हैं आप। किसकी? भीम की। भीम ने इसको लताड़ दिया भाई, ठीक है। फिर गौरी ने सोचा चौहानों की तरफ तो देखना ही ठीक नहीं है। फिर इसने क्या किया? जैसे मैंने आपको बताया था मौर्य काल के अंदर भी छुटपुट से करते हैं, पहले धीरे धीरे क्या करेंगे? बाहर से आक्रमण करते हैं, छोटे छोटे जगह से। ये जहां भी आक्रमण करता, पृथ्वीराज चौहान या उसका सेनापति या इसके सामंत जो भी होते, इसको हरा देते। किसको? गौरी को। और सबसे बड़ी हार कहां पे होगी गौरी की? तराइन के पहले युद्ध में, वहां से इसको अच्छी खासी मार पड़ेगी भी, ठीक है। लेकिन हर बार ये पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है भी, ठीक है। जितनी बार भी युद्ध हुए, जितनी बार भी ये हारा, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? भी आप जाओ,
और ये क्या थी, पृथ्वीराज चौहान की अगर मृत्यु का कारण बनी तो यही गलती उसका कारण बनी भाई। इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को बार बार माफ कर दिया। ठीक है, शत्रुता होती है खासकर उस वक्त पे जब ऐसी चीजें चल रही थी, वहां पे माफ करना अच्छी बात नहीं होती भी। और दूसरा क्या रहेगा, मोहम्मद गौरी के बारे में हम 2 युद्ध पढ़ेंगे, एक तो उत्तरायण का प्रथम युद्ध और दूसरा उत्तरायण का दूसरा युद्ध। हुआ कब था भाई, ये तो होगा 1191 में, ये 1192 में। अच्छा, कल मैंने एक और बताया था आपको भाई, उत्तरायण का तीसरा युद्ध 1200 किस किस के बीच, पूरा दिन था आपके पास सारा। एक चीज बताई थी मैंने भी, उत्तरायण का तीसरा युद्ध आपने चेक करके आना किस किस के बीच हुआ था। इल्तुतमिश तो नहीं था। अच्छा, पहले ये बताओ, तो घर पे जाके किसने चेक किया इसको? आज फिर से दोबारा चेक करना इसको, उत्तरायण का तीसरा युद्ध अच्छे से चेक। मैंने कल भी कहा था आपको 2 चीजें चेक करनी होती हैं हर युद्ध के अंदर, एक तो हारा कौन जीता कौन, दूसरा उस युद्ध के प्रभाव क्या पड़े, इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, हमें ये नहीं पढ़ना उसके पास इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, ठीक है, उसने इसको इस तरीके से मारा, ठीक है, किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को भाला, ऐसी चीजें नहीं पढ़नी। केवल हमें पढ़ना है कि युद्ध किसके बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा, और उसका हमारे ऊपर या हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, उससे कोई राजनीति। देखो युद्ध, अच्छा इसके अलावा बहुत सारी, मैंने आपको बताया मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे युद्ध हुए, हम पढ़ते हैं केवल क्या है 2 को, क्योंकि इनका इफेक्ट हमारे इतिहास पे पड़ा है। तो युद्ध वो ही पढ़ने हैं जिनका प्रभाव हमारे इतिहास पे पड़ा हो। तो इसमें क्या होगा, 1191 में गौरी हार जाएगा किससे, पृथ्वीराज चौहान से, और बहुत बुरी तरह हार जाता है भाई, और ये सोचता भी है आज के बाद दोबारा कभी यहां नहीं आएंगे। देख लिया, ठीक है। क्या दिखा रहा है गूगल पे? अच्छा, किसके साथ हुआ था? अरे देखो, मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी, सर्च इंजन पर सर्च करना भी एक कला है। ठीक है, अभी नहीं, एक बार भाई रुक जाओ, ठीक है। सर्च इंजन पर जब आप सर्च करते हो, वो जानकारी कौन डालता है, हम जैसे ही डालते हैं सारे, आप जैसे ही लोग। गूगल अपनी तरफ से जानकारियां नहीं बनाता। कभी ये सोचो भी गूगल खुद से कोई चीजें उठाता हो, न वो उन आंकड़ों को वेरीफाई करता है। किसी ने कुछ लिख दिया तो गूगल उसको ये नहीं कहा तूने गलत लिख रखा है, गलत है सही है वो वहां पे है, वो हमें देखना है भी वो चीज सही है या गलत है। कई बार हमने कहा जैसे हम सर्च करते हैं तो वहां पे लिखा आएगा एक बहुत बड़ी संख्या, भी 1 सेकंड में इतनी सारी सर्च कर दी है गूगल ने, तो सोचो भी इतने सारे आंकड़े एक चीज से मिले हुए हैं, उनमें से ऑथेंटिक जानकारी कौन सी है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, और ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमेशा क्या माना जाता है, एनसीईआरटी के अंदर जो आंकड़े होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है ज्यादातर। ठीक है, तो ये युद्ध हारेगा कौन, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा भी। ठीक है, और अच्छा अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहां बताया अजमेर और दिल्ली पे कौन है, पृथ्वीराज चौहान। ऐसे ही एक वंश यहां और चल रहा है भाई इधर, जिसको हम बोलते हैं गहड़वाल वंश। कौन सा वंश, गहड़वाल, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको भी, 2 आएंगे वंश, उनके बारे में संस्थापक, उसकी राजधानी बस, या कोई थोड़ा बहुत कोई प्रमुख राजा रहेगा जिसकी जानकारी हमें जरूरी है याद रखनी, वो याद रखेंगे। ठीक है, तो गहड़वाल वंश में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है, इसके समकालीन कौन रहेगा, जयचंद। कौन रहेगा, जयचंद। तो यहाँ पे शासन कौन कर रहा है भाई, जयचंद शासन कर रहा है। ठीक है,
और इसकी कहानियां आप सभी ने सुनी होगी भी। इसकी लड़की की संयोगिता की कहानी सारों ने सुनी है। किस किस ने सुन रखी है संयोगिता की कहानी? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की सुन रखी है भाई? अभी थोड़ा बहुत पता है। 1191 में युद्ध जीतता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। किसकी सहायता से? जयचंद है वो इसकी सहायता करता है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। साथ में तोमर वंश के शासक है वो भी करते हैं, और साथ में जो छुटपुट और हैं सारे मिलकर इसकी सहायता करते हैं, क्योंकि प्रमुख राजा था। ठीक है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, तक्षशिला के ऊपर जब हमला होता है तब चाणक्य आते हैं कहां पे? घनानंद के दरबार में। घनानंद उस चीज को नहीं समझता, पृथ्वीराज चौहान समझ आता है अगर मैं सारों को मिला के चलूंगा तो मैं युद्ध आसानी से जीत सकता हूं। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। इसने पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को सही तरीके से हराया, बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर क्या होता है? अब देखो बहुत बड़ा राजा है, ठीक है, और यहाँ पे एक वंश है गढ़वाल वंश, जिसका राजा कौन है? जयचंद। उसकी पुत्री होती है संयोगिता। वो क्या कर बैठती है? प्रेम। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। अब देखो समझदारी वाली बात होती जयचंद के अंदर, तो वो क्या करता? इतना बड़ा सम्राट है, अपनी बेटी है उसकी शादी आराम से कर देता। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक, ऐसा तो है नहीं भाई, ऐसा ही कोई है भाई लड़की ने चूज कर लिया और शादी करवा दो। ठीक है, एक अच्छा खासा राजा है जिसका पूरा प्रताप है उत्तर भारत के अंदर। ठीक है, फिर भी क्या करता है जयचंद? उसकी शादी उसके साथ नहीं करवाता, समयवर की घोषणा कर देता है। कौन? जयचंद। और सबको न्योता देता है एक आदमी को छोड़ के, पृथ्वीराज चौहान को। और कहा जाता है उसने पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा बनवाई, मूर्ति बनवाई, और दरबार के अंदर जहां पे दरबारी भाला लेके खड़े होते हैं वहां पे उसको खड़ा कर दिया। बुलाओ मत, लेकिन उसने क्या है? बेइज्जती और कर दी ऊपर से। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। कहते हैं संयोगिता भाई उससे दूसरे लेवल की थी। जैसा जयचंद सोचता था उससे, देखो बेटी है भाई, बाप के गुण तो हैं ही, कुछ खुद के भी तो हैं, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा चालाक थी भैया। इसने क्या किया? वरमाला ली और किसको डाल दी? मूर्ति को डाल दी भाई। अब जितने भी वहां पे शासन आए राजकुमार थे, राजा जो आए थे, वो नाराज हो गए भी हमें बुलाया है क्यों? पहले तो लड़की दिखाई, सपने दिखा दिए, इसने क्या किया? मूर्ति को अपना लिया भाई, हम ऐसे ही बैठे हैं। तो नाराज हो गए बहुत सारे लोग, जयचंद से भी और साथ में किससे भी? पृथ्वीराज चौहान से भी। ठीक है, अब कहते हैं भी संयोगिता ने कैसे भाई उसके पास है ये खबर पहुंचाई भी ऐसे ऐसे प्रतिमा लगी हुई है और मैंने तो प्रतिमा से शादी कर ली है, अब आप जानो आपका काम जाने। फिर आता है पृथ्वीराज चौहान कहाँ पे? दरबार में, और वहां से किसको उठा ले जाता है? संयोगिता को। ये चीज किसको हर्ट कर जाती है? जयचंद को। जयचंद फिर क्या करता है? यहां से किसको न्योता देता है? गौरी को। अब की बार आओ, अब की बार लड़ेंगे आप आगे। ठीक है, अब गौरी भी चालाक था, उसको पता चल गया भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? जयचंद। पृथ्वीराज की अगर हार हुई थी तो सबसे बड़ा कारण क्या था? जयचंद था भाई। ठीक है, इसीलिए बहुत जगह कहा गया है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, अब भी कही जाती है कहावत। जयचंद किनको कहा जाता है? जो गद्दारी वगैरह करते हैं उनको। ठीक है, अच्छा ये मत कह देना भी कहीं पड़ोस में कोई जयचंद हो। ठीक है, मैं किसी का नाम जयचंद और आप जाके बोल दो। होते हैं गांव में, नाम मिल जाएगा आपको जयचंद। ठीक है, तो जयचंद सहायता करता है किसकी? गौरी की। और गौरी क्या करेगा? दूसरा युद्ध जीत जाएगा। फिर क्या होगा अभी युद्ध जीतने के बाद? पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेके जाएगा। अच्छा ये मैं बता रहा था, अब यहां पे इसको आपने डिसाइड करना है अभी। ठीक है, क्या करना है भाई? जो कहानी मैं बताऊंगा वो कितनी ऑथेंटिक है। ठीक है, ये चंद्र बरदाई की एक कविता वो है, पृथ्वीराज रासो नामक किताब है, उसकी कहानी है। चंद्र बरदाई ने ऐसा कहा था
ठीक है, फिर आप देखना उसको डिसाइड करना भी कौन सी सही है कौन सी गलत, क्योंकि इतिहासकार जो चंद्र बरदाई ने लिखा उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। ठीक है, तो यहां से कहा जाता है भी पृथ्वीराज चौहान को कौन ले गया? मोहम्मद गोरी। और फिर कहते हैं भी साल के बाद चंद्र बरदाई ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचा? मोहम्मद गोरी के पास। ठीक है, आपने किसी ने कोई ऐसी वीडियो आती है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर या मूवी देखी, उसके अंदर ऐसा दिखाया गया है भी चंद्र बरदाई क्या करता है? उत्साहित करता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और मोहम्मद गोरी को कहता है भी ये पित्तल की अगर 7 प्लेटें हैं उसको क्या है एक आवाज के साथ एक तीर से क्या करते हैं? सातों को भेद देगा, ऐसा कहा गया। किसने? अच्छा, ये कहानी है कहां पे? पृथ्वीराज रासो के अंदर, जो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई। ठीक है, अच्छा, चंद्र बरदाई और जो पृथ्वीराज चौहान है उनका जन्म मरण हमें शुरू से लेकर आखिर तक भी एक ही साथ में वो जन्मे थे। जिस वक्त पृथ्वीराज का जन्म हुआ था उस वक्त चंद्र बरदाई का भी जन्म हुआ था, और जिस वक्त मृत्यु हुई थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, उसी वक्त कहते हैं मृत्यु हो गई थी किसकी? चंद्र बरदाई की। तो इनको कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण, भी एक ही समय पे जने थे और एक ही समय पे मर गए। तो अच्छा दोस्त सा चंद्र बरदाई किसका? पृथ्वीराज चौहान का, और साथ में दरबारी भी था, इसका सलाहकार भी था। ठीक है, तो यहां से क्या है भी मोहम्मद गोरी उसको आदेश देता है किसको? चंद्र बरदाई को, भी आप अपने दोस्त की कला है वो दिखाओ। तो वहां पे कहते हैं भी चंद्र बरदाई उसको कहता है भी आप, उसने जो इशारे किए होंगे या बताया होगा कुछ ऐसा। ठीक है, क्योंकि चंद्र बरदाई जो कविता लिखी उसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बस इतना ध्यान में रखना चंद्र बरदाई ने कुछ उसको कहा, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और उसने इशारा किया भी बात बात में समझाया भी राजा है वो इस तरफ बैठा है, आप उस तरफ चला के क्या कर दो? उसको मार दो। और कहते हैं वहां पे चंद्र बरदाई के कहने से पृथ्वीराज चौहान किसको मार देता है? मोहम्मद गोरी को मार देता है, और खुद भी क्या हो जाता है? मर जाता है। ये कहानी कहां पे मिलती है? पृथ्वीराज रासो में, जो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, ज्यादातर इतिहासकार मना करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जब युद्ध जीतेगा मोहम्मद गोरी 1192 का, फिर क्या है? वापस चला जाएगा अपने साम्राज्य के अंदर, फिर वापस आएगा 1194 में। किसके साथ युद्ध करेगा? जयचंद के साथ। किसके साथ युद्ध करेगा? जयचंद के साथ। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। तो 3 युद्ध हो गए, कौन कौन से? त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध, और फिर चंदावर का युद्ध। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ, जब 1 साल के बाद त्रायन का युद्ध हुआ, उसके 1 साल बाद चंद्र बरदाई जाता है मोहम्मद गोरी के पास, वहां पे वो मारा जाता है, तो 1194 में लड़ने कौन आया? फिर इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है भी मोहम्मद गोरी आता है खुद 1194 में। इसी चीज को आधार बना के क्या इतिहासकार इस बात को नकार देते हैं भी उस वक्त गोरी की मृत्यु नहीं हुई थी, वो क्या है भी मनगढ़ंत कहानी है या अपनी तरफ से लिखी हुई बातें हैं। अच्छा, अगर साथ में उसी वक्त चंद्र बरदाई मर गया था तो ये बात लिखी किसने? फिर पृथ्वीराज रासो में। कवि किताब किसकी है? वो चंद्र बरदाई की है। ठीक है, तो ऐसे कुछ तथ्य हैं जिन पे क्या है इतिहासकार सहमत नहीं है, इसलिए इस कहानी को सही नहीं माना जाता। भाई इतिहासकार मना करते हैं, सुनने में बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत अच्छी है भाई कहानी। ठीक है, वो होता है ना भाई, कोई भी फिल्म होती है, अगर उसका हीरो लास्ट तक लड़ता हुआ शहीद हो जाए तो उस हीरो के क्या हो जाते हैं? वारे न्यारे हो जाते हैं भाई। ठीक है, ऐसे इसमें हीरो दिखाया गया किसको? पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय को। ठीक है, अच्छा, अंतिम युद्ध होगा किसके साथ? खोखरों के साथ। एक मैंने कल भी बताया था आपको, खोखर जाटों के साथ किसका युद्ध हुआ था अंतिम? महमूद गजनबी का। कब हुआ था? मैंने कल बताए थे आपको, मोहम्मद गजनबी है, उसने 1000 से 1027 तक सारे युद्ध किए। तो आप यहां से समझ सकते हो अंतिम युद्ध कब होगा? 1027 में। तो अच्छा, उसको ये नौबत क्यों आई भाई? उसने दोबारा आक्रमण किया खोखर जाटों के ऊपर, क्यों आई भाई? सोमनाथ का जब युद्ध लड़के जाता है कौन? मोहम्मद गजनबी, तो वो क्या करेगा? बहुत सारा धन लेके जाएगा अपने साथ।
ठीक है। रास्ते में क्या है, खोखर जाट मिलेंगे उसको, वो क्या कर लेते हैं, उसका सोना लूट लेते हैं भाई। ठीक है, ऐसा ही कुछ आगे रजिया सुल्तान के साथ भी होगा भाई। ठीक है, तो जब वो वापस जाता है तो कुछ धन उनको दे देता है, भी मुझे बख्श दो, धन आप रख लो, कोई बात नहीं, जितना मुझे दोगे मैं लेके चला जाऊंगा। वापस जाते ही सेना संगठित करता है, दोबारा जो लूटता है वो वापस लेके आएंगे भाई। ठीक है, एक कल भी जैसे मोहम्मद बिन कासिम भी इसी वजह से आया था भारत में, कारण बताया था मैंने क्यों आया था। किसने वापस नहीं किया था? दाहिर ने। ठीक है, ब्राह्मण वंश का एक शासक था राजा दाहिर। ठीक है, उसके कुछ लुटेरे थे उसके क्षेत्र में, उसने खुद ने नहीं लूटा था भाई, दाहिर ने। उसके क्षेत्र में कुछ लुटेरे थे जिन्होंने क्या किया, जो सेनापति था खलीफा का अल हज्जाज, उसके जो जहाज थे कहाँ से आ रहे थे, श्रीलंका से व्यापार करके आ रहे थे वापस अरब देशों की तरफ। ठीक है, तो जो कराची वाला क्षेत्र है सिंध के पास, वहां का जो क्षेत्र था वहां पे क्या कर देता है, लूट लेते हैं उनको। कौन? दाहिर के क्षेत्र के अंदर जो लुटेरे होते हैं वो। फिर खलीफा का जो सेनापति होता है अल हजाद, वो कहाँ जाता है, दाहिर के पास, उसको अपने दूत वगैरह भेजता है और कहता है भी या तो आप उन लुटेरों से जो लुटा सामान हमें वापस दो, या फिर उस धन की भरपाई आप अपने खजाने से करो। और इस चीज के लिए मना कर देता है कौन? दाहिर। फिर अल हजाज किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को। कहां पर? दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो शुरुआत यहां से होती है तुर्क और अरब आक्रमणों की। ठीक है, तो 1194 में क्या हुआ, चंदावर का युद्ध। कौन जीत लेगा? जयचंद। ठीक है, सॉरी ये मोहम्मद गोरी जीतेगा। क्यों? दो कारण रहेंगे। एक तो क्या होगा, सेना इसकी अच्छी हो गई, क्योंकि 92 में क्या किया इसने, पृथ्वीराज चौहान को हराया है। ठीक है, और क्या होगा, इसको दो सेनापति मिलेंगे भी, बहुत काबिल जो लोग हैं, दो। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सेनापति भी हैं। इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम है किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी शुरुआत करेगा? सल्तनत वंश की या काल की, गुलाम वंश की शुरुआत हो जाएगी। कहां से? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और बख्तियार खिलजी के बारे में आपने एक ही चीज ध्यान में रखनी है, नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? ठीक है, तो बख्तियार खिलजी से एक ही आंकड़ा ध्यान में रखना, नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी जो इसको खत्म किसने किया, नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसका सेनापति था? मोहम्मद गोरी का। अच्छा, मोहम्मद गोरी के बाद जैसे बख्तियार, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक तो कहां पे, उत्तर भारत में रह जाएगा। बख्तियार खिलजी असम, बंगाल, उस क्षेत्र को भी क्या करेगा? जीत लेगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, वहां से किसकी शुरुआत हो जाएगी? सल्तनत काल की। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएंगे, अरब और तुर्क आक्रमण, वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे भी। ठीक है, तो हमने तीन आक्रमणों के बारे में पढ़ा, किस किस के? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी। कहां के शासक थे? ठीक है, किसके कहने पे या किसकी सहायता से भारत में आए, कौन कौन से युद्ध लड़े, और उन युद्धों का भारत पे प्रभाव क्या पड़ा। अब यहां से क्या होगा, भारत में किसकी शुरुआत हो जाएगी? इस्लाम धर्म की भाई। इस्लाम धर्म प्रमुखता से फैलना शुरू हो जाएगा भारत के अंदर। जब ये सल्तनत काल चलेगा, उसी वक्त दो काल और दो साम्राज्य चलेंगे। कहां पे? दक्षिण भारत के अंदर, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर। जैसे सल्तनत काल पूरा पढ़ लेंगे हम, फिर किसकी शुरुआत करेंगे? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? सभी धर्मों के बारे में पढ़ा है हमने। कौन कौन से धर्म पढ़ लिए हमने भाई? जैन धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ लिया। चौथा धर्म कौन सा आ गया? इस्लाम। ठीक है, अच्छा, इस्लाम धर्म का मैंने आपको बताया भी, शुरुआत कहां से हुई थी? मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया में से, या मिडल ईस्ट। ठीक है धर्मवीर, खुश है? ठीक है, मिडल ईस्ट से हुई थी भाई, मान लेते हैं लड़के की बात। ठीक है, मध्य एशिया से कहां से?
और लगभग 600 ईस्वी के आसपास। ठीक है, क्योंकि संस्थापक कौन होगा इस वंश का भाई, इस धर्म का? हजरत मोहम्मद साहब। इन्हीं से शुरुआत होती है किसकी, इस्लाम धर्म की। और इस्लाम धर्म ने कौन सी नीति अपनाई भी अपने धर्म को फैलाने के लिए? मैंने आपको बताया भी जैन धर्म में क्या था, भी बौद्ध बनाए, ठीक है, बौद्ध विहार बनाए, चैत्य बनाए, ठीक है, प्रचार के लिए लोगों को भेजा। इस तरीके से क्या किया गया, धर्म का प्रसार। इस्लाम धर्म ने नीति अपनाई, पहले युद्ध करेंगे, क्षेत्र जीतेंगे, और वहां पे जबरदस्ती क्या करेंगे, लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जाएगा, खासकर कहां पे, भारत के क्षेत्र में। ठीक है, ये नीति कब अपनाई जाती है, इस्लाम धर्म की शुरुआत जब होती है भारत में। ठीक है, बाद में नीतियां क्या हैं, बदल जाएंगी भी। ठीक है, ये होता है भी, जैसे हिंदू धर्म में भी ऐसा हुआ है भी, कुछ प्रमुखता से अगर कोई राजा रहा है, उसने क्या है, लोगों को क्या किया है, मोटिवेट किया है, या क्या है, जबरदस्ती कोई धर्म लागू करने के लिए। बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था, अशोक से डर के लोग क्या है, क्या कर रहे थे, सीधे तौर पे नहीं, लेकिन जो उसने अभिलेख वगैरह लिखवाए। देखो, अगर एक धर्म बहुत ज्यादा व्यापक रूप से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों का क्या हो रहा है, वहां पे शोषण हुआ होगा, तभी वो एकदम से फैल गया इतना। ठीक है, ऐसे कोई नहीं कहेगा भी, आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगा भी अशोक की नीतियों की वजह से दूसरे धर्म दब गए, ठीक है, या वो खत्म हो गए, ऐसा कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो नीतियां थी उस वजह से हुआ है भी ऐसा। ठीक है, क्योंकि बाद में ब्राह्मण धर्म दोबारा उभरेंगे बौद्ध और जैन के बाद। ठीक है, कब, अब ये मत पूछो। प्रमुखता से ब्राह्मण वंश कब स्टार्ट होगा, जब गुप्त काल आएगा, तब क्या आएगा, गुप्त काल आएगा, दोबारा से क्या होगा, ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में वो थोड़े डाउन चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, इस्लाम धर्म कब, जब भारत के ऊपर इस्लामिक जो आक्रांता आएंगे बाहर से, वो जब आक्रमण करेंगे भारत के ऊपर, तब ऐसी ही चीजें घटित होगी। नादिर शाह के बारे में आप देखना, एक बार पढ़ना, किसके बारे में, नादिर शाह के बारे में। अगर सही से अगर आपने, आक्रमणकारी है, उसने नीतियां अपनाई है दमन की, या किसी युद्ध से अगर किसी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो एक तो कलिंग का युद्ध देखो, और एक दूसरा देखो नादिर शाह का आक्रमण भारत के ऊपर। ठीक है, नादिर शाह ने किसी को नहीं छोड़ा था दिल्ली में भाई, जब नादिर शाह भारत पे आया था तो। ठीक है, और ऐसा ही कलिंग में हुआ था। कलिंग के युद्ध में भी अशोक के जो लोग थे उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ये बताया था मैंने आपको। जब अशोक का कलिंग का युद्ध होता है, तो वहां पे बच्चे बूढ़े जो उसके सैनिक थे, उसने किसी को नहीं छोड़ा भाई, बहुत सारे लोग मारे गए थे कलिंग के युद्ध में। ऐसे ही नादिर शाह जब दिल्ली में आएगा, तब नादिर शाह भी ऐसा ही करेगा भाई। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। अच्छा देखो, इनकी मृत्यु के बाद जैसे हिजरी संवत में क्या होगा, 622 ईस्वी में क्या होगा इनको, ये मक्का से मदीना की यात्रा करेंगे, वहीं से क्या शुरुआत होगी, हिजरी संवत की। और इसी के आसपास क्या शुरू होगा, इस्लाम धर्म। ठीक है, एक जगह पे बैठे हैं, अगर वहां पे प्रचार कर रहे हैं तो वो इतना नहीं फैलेगा। अगर यात्राएं कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, उनसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, चीजें बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, माता पिता का नाम क्या था, अब्दुल, और माता का नाम अमीना। थोड़ी थोड़ी जानकारियां, जैसे बौद्ध धर्म में हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ी, इसके महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में बौद्ध और जैन में पढ़ी थी, वैसे ही इस्लाम धर्म में किसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। ठीक है, मृत्यु कब हुई इनकी, 632 ईस्वी में। ठीक है, पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का कुरान। जैसे हमने जैन धर्म में वहां पे पढ़े थे, कौन कौन से थे वहां पे पवित्र ग्रंथ, गणाइया जी। मैंने आपको पहले कहा था भी, अब भी कहता हूं, हर रोज कहता हूं जब भी क्लास होती है, रिवीजन बहुत कम करते हो आप लोग। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर रिवीजन करो चीजें याद रहेंगी।
एक चीज का जिक्र हमने 10 बार कर लिया, फिर भी आपसे पूछा है तो आप जवाब नहीं दे पाते, या अभी हिचक आपके पास, मन में हिचक, अभी हम बोल नहीं पाते जो हमारे मन में है वो। अगर मैंने पहले ही बताया था आपको, क्लास में जब तक पूछोगे नहीं समझ में भी कम आएगा। और मैंने ये भी बता रखा आपको कि जो टॉपिक है उसके बारे में घर से थोड़ा पढ़ के भी आना है, कि थोड़ी सी आपकी क्या मेमोरी ठीक रहे, भी हाँ इसको मैंने कहीं पे देखा हुआ है। इसके साथ हमारी दूसरी भेंट है, पहली भेंट नहीं है, ठीक है। पहली भेंट में होता है ऐसा भाई, ठीक है भाई। हम किसी को, चाहे कोई भी है, ठीक है, हमारा मित्र है, चाहे जैसे रिश्ता वगैरह करते हैं तो नहीं बोल देते भी जाओ दोनों एक बार, हाँ आपस में क्या करो, बात कर लो भाई। पहली बार हम किसी से मिल रहे हैं भाई, कितना कुछ पूछ लेंगे उससे, ठीक है। बाहर जाके इतना हो सकता है आपका नाम क्या है, ये मेरा नाम ये, आपने क्या पढ़ रखा है, ये मैंने ये पढ़ रखा है, बस पानी पियोगे ठीक है, ऐसा ही होता है बस, ठीक है। हाँ 2-3 मुलाकात होने के बाद फिर क्या थोड़ा सा कहते हैं आप ओपन हो जाते हैं, ठीक है, फिर हम पूछ सकते हैं बातें भी, पूरा उनका बैकग्राउंड, ठीक है, वो आप देख लेना भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इस्लाम धर्म में जो इनके बाद, किसके बाद, हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी होंगे वो क्या कहलाएंगे, खलीफा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, खलीफा। मैंने आपको बताया था खलीफा प्रमुख रहेगा किसके अंदर, इस्लाम धर्म में। पूरे अरब के अंदर खलीफा का क्या माना जाएगा, आदेश माना जाएगा। जो भी वो कहेंगे, पूरे अरब, जितने भी अरब देश या मुस्लिम कंट्री होंगे सारे क्या मानेंगे, आदेश मानेंगे किसका, खलीफा का। खलीफा ने अल हजाज को आदेश दिया था, अल हजाज ने क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया था, कहां पे आक्रमण करो, दाहिर पे। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 5 शिक्षाएं दी थी, उसमें से 2 याद रखनी है आपने, एक जकात कर और एक जजिया कर, ठीक है। दोनों धार्मिक कर थे, क्या थे, धार्मिक कर। जकात कर क्या था भी, जितने भी मुस्लिम हैं उनको कहा जाता है भी आपकी जो जितनी भी आपकी सेविंग है उसमें से कुछ दान आप कहाँ करो, इस्लाम धर्म के लिए। क्या करो, इस्लाम धर्म के लिए। जजिया कर के बारे में मैंने आपको कल बताया था, हाँ गैर मुस्लिम जो लोग थे उनके लिए क्या था, जजिया कर लगाया गया था। किस किस को छूट थी, विकलांगों को, बच्चों को, वृद्धों को और महिलाओं को, उनको छूट थी जजिया कर की। बाकी को क्या करना पड़ेगा, जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है। हिजरी संवत है जो इस्लाम जो धर्म मानते हैं उनका क्या है, पवित्र कैलेंडर मानते हैं वो हिजरी संवत को भी, ठीक है। उसकी शुरुआत कब होगी, 622 ईस्वी में। क्यों होगी, मैंने आपको बताया भी मक्का से मदीना की यात्रा करेंगे कौन, हजरत मोहम्मद साहब। जब ये यात्रा करेंगे, जब वो पहुंचेंगे कहां पे, मदीना में, तब उस तिथि को क्या होगी, हिजरी संवत की शुरुआत होगी भी, ठीक है। और इनका विवाह किससे हुआ था भी, एक महिला थी खदीजा, और कहते हैं ये क्या थी, विधवा महिला थी। क्या थी, विधवा महिला, और उम्र में काफी बड़ी थी। किनसे, हजरत मोहम्मद साहब से जब इनकी शादी हुई तब, ठीक है। तो ये भी होता है भी, किसी को अगर आप रोल मॉडल बनना है, लोगों को अपनी तरफ से क्या करना है, उत्साहित करना है, तो वो क्या करेगा, ऐसे काम करेगा जो समाज में नहीं हो रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, एक आपसे 10 या 12 साल बड़ी और साथ में क्या, विधवा महिला से शादी की। तो इससे क्या होता है, एक उदाहरण पेश होता है भी, देखो ये व्यक्ति ऐसा करता है, हम भी ऐसी चीजें कर सकते हैं। और इनसे क्या होता है, इनको एक पुत्री होती है जिसका नाम क्या है, फातिमा दामाद अली। जानकारी इतनी रखनी है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है, पवित्र ग्रंथ और इनके उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ जानकारी आपने रखनी है, बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे तो आप पढ़ना चाहो तो इस्लाम धर्म के बारे में बहुत चीजें हैं, आप कितना ही पढ़ सकते हो। किसी भी शासक के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हमें कितना पढ़ना है उतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कल करेंगे हम भाई प्रमुख जो राजवंश हैं वो, ठीक है। राजपूत वंश होंगे बहुत सारे हैं जो भी, उसमें से हम 6 या 7 ऐसे हैं राजपूत वंश जिनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई।
धन्यवाद भी आप सभी का, हाँ, इतना ध्यान से आराम से सुनने के लिए।